रुक रुक रुक, अरे बाबा तू रुक, कहाँ आ रहा है मेरी वार में तू रुक। सॉरी, आई एम अ वेरी बैड सिंगर, प्लीज मुझे जज मत करना रिगार्डिंग द स्वर एंड ताल। वेल, ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा, ये स्टेटमेंट बेसिकली हर वायर और हर एक कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन से कहता है। जी, इलेक्ट्रॉन से वो कहता है भाई रुक जा, ये मेरी वायर है, कहाँ तुम चले आ रहे हो। बाय द वे इसमें गलती इलेक्ट्रॉन्स की भी नहीं है। हम लोगों को सर्किट पता है और हम लोगों को पता है कि जब तक हम लोग बैटरी दैट मीन्स वोल्टेज ना लगाए तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती फ्लो कौन करवा रहा है? वोल्टेज। तो बेचारा इलेक्ट्रॉन जो है वो बन जाता है सैंडविच। एक तरफ वोल्टेज जो है वो उसको धक्का मार रहा है, भाई जाओ जाओ स्टार्ट मोशन, और वो स्टार्ट करता है इलेक्ट्रॉन। तो वायर, ठीक है, वो उसके मोशन को अपोज करती है, भाई नहीं आना है। ये जो खींचातानी है ये आज हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आज हम लोग ये जो वायर या रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को और आई वुड से दैट करंट को, ठीक है, रोकती है, स्टॉप करती है, इस टर्म को हम लोग कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में रेजिस्टेंस, रोकना। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को और इसी रेजिस्टेंस को बहुत डिटेल में और बहुत इंटरेस्टिंग वे में करने वाले हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर वेरी वेल। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षम एकेडमी चैनल एंड आई एम सपना मैम एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टर्म रेजिस्टेंस। वेल, मैंने इसके लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था अबाउट ओम्स लॉ। उस ओम्स लॉ को थोड़ा सा लेकर आज हम लोग इस सेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। ओम्स लॉ में हमने देखा था, यू कैन सी द इमेज, ठीक है। ओम जो है, ओम बेसिकली हमने यूनिट दिया था रेजिस्टेंस को। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो किस तरीके से प्रेशर लगा रहा है करंट एम्पियर को, और ये दिस इज नथिंग बट अ वायर, ठीक है। वायर उसको रोकता है। किस तरीके से रोकता है? तो वायर के अंदर एटम्स वगैरह तो है, वी नो कि हर एक सॉलिड चीज है, हर एक चीज विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, मैटर, वो एटम से बने होते हैं। तो ये एटम्स जो है वो बेसिकली अपोज करते हैं करंट को। तो वो जो टर्म रहता है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर हम लोग ओम्स लॉ की बात करते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, दैट V इज इक्वल्स टू आई आर, और अगर हम लोग R की बात करेंगे तो R इज नथिंग बट V अपॉन आई। R इज नथिंग बट V अपॉन आई। अगर मैं इसको अच्छे से समझूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I? कैन आई से दिस? यस वी कैन। ओके, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ओके, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट जो है वो रिड्यूस होगा। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो मतलब है वो होता ही ऐसा है कि एक क्वांटिटी ऊपर जा रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसके उल्टे नीचे आती है। तो अगर हम रेजिस्टेंस हाई कहते हैं मतलब कि करंट ज्यादा फ्लो नहीं होगा उस वायर के अंदर। अगर रेजिस्टेंस कम है तो बट ऑब्वियसली करंट जो है वो फ्लो होगा। तो ये जो रिलेशन है करंट का और रेजिस्टेंस का, दैट इज नथिंग बट द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम लोग कहते हैं कि जो प्लास्टिक है, ठीक है, उससे करंट फ्लो नहीं होता है, रबर से करंट फ्लो नहीं होता है, मेटल है तो उससे करंट फ्लो हो जाता है। क्यों? मेटल भी एटम से बना है, प्लास्टिक भी एटम से बना है। तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से एक में एटम्स जो है वो करंट को फ्लो करवाते हैं और दूसरे में नहीं करवाते हैं? सही, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यहाँ पर ये जो है वो नथिंग बट द रेजिस्टेंस। प्लास्टिक जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस, रोकने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है करंट को, इसके लिए करंट उसमें से फ्लो होता ही नहीं है, और इसके लिए हम उनको बैड कंडक्टर बोलते हैं। जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कैपेसिटी है रोकने की बट ज्यादा नहीं, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर लेता है, और हम लोग ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है हम देखते हैं कि वो मेटल्स में से ही पास हो रहा है। इसका मतलब कि हम उनको कहते हैं बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में रीड किया था, दैट इज नथिंग बट इट इज बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस। एंड वी नो कि रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं ओम, जिसका सिंबल होता है ये। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, जॉर्ज साइमन ओम ने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो आज हम लोग इसी रेजिस्टेंस के बारे में
जो करने वाले हैं वो है उसके फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको कहा कि प्लास्टिक नहीं कर पा रहा है, रबर नहीं कर पा रहा है, मेटल कर पा रहा है। अगर हम मेटल में भी देखें तो आपने ना अपने लोअर क्लासेस में रीड किया होगा दैट कॉपर इज वेरी गुड फॉर द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉपर को ज्यादा यूज करते हैं। तो मेटल तो बहुत सारे हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है एंड मैनी मोर, ठीक है, बहुत सारे हैं, आयरन है, ये सब है। तो हम लोग कॉपर का ही यूज क्यों करते हैं? ये जो भी डिपेंडेंसी होती है कि कौन ज्यादा कंडक्ट कर रहा है, कौन कम कंडक्ट कर रहा है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस? बेटा मैं आपको इसका बहुत सिंपल एब्रिविएशन दे देती हूँ, ठीक है, बहुत इजीली आपको फैक्टर्स दिमाग में आ जाएंगे। हमने एक लैंग्वेज का नाम सुना हुआ है, तमिल जी। देखिए, तमिल, ठीक है। अब यही 4 फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कैसे? हैव अ लुक। टी, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे काफी इफेक्टिव रहता है, मतलब टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगे। क्या, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब सिंपल शब्दों में वायर मोटी है कि पतली है। ओके, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। एम, बेसिकली आई मैंने स्मॉल में लिखा है, इसका मतलब इसका कोई एब्रिविएशन नहीं आता है। एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल, कौन सा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं। एंड लास्ट एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द वायर। ये 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो अब हम लोग इन्हीं चारों फैक्टर्स को डिटेल में एक एक करके अच्छे से देखने वाले हैं कि हर एक फैक्टर का इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पे किस तरीके से होता है। सो फर्स्ट फैक्टर जिसकी हम बात करेंगे दैट इज लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, ये मैंने आपको इमेज देके रखा है, देखिए। ये जो लेंथ है वायर की, सपोज हम कर लेते हैं कि भाई ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, और इसके नीचे वाली जो लेंथ है वो है, लेट्स सपोज दैट 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, वायर छोटी है, वाओ, वी मेड इट सो सून। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से फ्लो हो गए। इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से फ्लो हो गए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। वायर छोटी है तो रेजिस्टेंस कम हुआ। यहाँ पर वायर देखिए लंबी आ गई, अभी तक तो वो बेचारे आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे हैं इलेक्ट्रॉन्स और थक गए, ठीक है। अभी तो बहुत लंबी वायर उनको तय करनी है, उनका बड़ा काफी लंबा सफर है। लंबा सफर होना मतलब कि रुकावटें भी ज्यादा होना, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होना। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन जो है वो ले सकते हैं रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ द वायर का, दैट इज दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साफ साफ आपने देख लिया कि अगर वायर कम है, लेंथ कम है, तो रेजिस्टेंस जो है वो भी कम होगा, रुकावटें कम आ गई, जल्दी से वो लोग अपना रास्ता तय कर सकते हैं। और अगर लेंथ ज्यादा है, वायर ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो भी ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई in our first case we can say that R is directly proportional to the length of the wire. First factor clear हुआ? Let's start with the second factor. Second factor is based on area of cross section. Area of cross section. मैंने कहा था क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि हम उसको काटते हैं वायर को, ठीक है। सिंपल शब्दों में मोटी और पतली वायर, ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, थिन एंड थिक वायर। अब देखिए फिगर को, यहाँ पर अच्छी खासी मोटी वायर है, ठीक है। अब ये मोटी वायर है तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स जब जा रहे हैं तो बहुत स्पेस है। ओके, रुकावटें क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्पेस ज्यादा है। तो एटम्स जो हैं वो उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो करेंगे।
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इसका मतलब कि करंट जो होगा वो इजीली जनरेट हो जाएगा। तो अगर वायर मोटी है, जैसे हमारे घर पे हमारी एसी की वायर होती है, गीजर की वायर होती है, ठीक है, आपने देखी है बहुत मोटी वायर होती हैं। वी नो कि अप्लायंस ऐसा है जिसको करंट ज्यादा चाहिए। करंट ज्यादा चाहिए इसका मतलब क्या होगा कि वायर मोटी रखो तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। नहीं होगा वो तो हम नहीं कह सकते हैं, कम होगा हम लोग वो चीज कह सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अगर वायर थिक है तो रेजिस्टेंस कम। ये देखो बेचारे, ठीक है, इनकी तो बेचारे सांस ही अटक गई। क्यों? वायर बहुत पतली है। वायर पतली है तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो उनको स्पेस मिल ही नहीं रहा मूव करने के लिए, और सामने रुकावट तो है ही उनके सामने, तो इसके लिए वो ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वायर पतली है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, वायर मोटी है तो रेजिस्टेंस कम है। इसका मतलब R is inversely proportional to area of cross section। ये रिलेशन कैसा हो गया? उल्टा सीधा वाला। ओके, वायर मोटी रेजिस्टेंस कम, वायर पतली रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर हम लोग फर्स्ट रिलेशन को और सेकंड रिलेशन को मर्ज कर लें, जो हम लोगों ने अभी देखा फ्रॉम 1 and 2, अगर हम लोग ये कह लें लाइक जैसे हमने देखा R is proportional to L and R is inversely proportional to A, तो हम ये कह सकते हैं that R is proportional to L upon A। अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को मर्ज कर लूं तो मेरे पास रिलेशन इस तरीके से आ जाता है that R is proportional to L upon A। Now we have to convert this proportionality sign into the equality sign। We know in physics हमें equality sign चाहिए होती है क्योंकि हम लोग दो टर्म्स को इक्वल कैसे बता सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं proportionality sign into the equality sign we have to apply some constant term। यहाँ पर जो constant term हम यूज कर रहे हैं that is nothing but rho, L upon A, ठीक है, rho, this is nothing but the Greek alphabet। ओके, ये रो क्या है? दिस रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी और वी कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई रिपीट, ये जो रो है इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी और वी कैन से हियर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है, हम इसका मतलब आगे ही इसी वीडियो में देखने वाले हैं। अभी हम लोगों ने दो फैक्टर्स की बात कर ली, अब बाकी वैसे हमारे पास दो और फैक्टर दैट इज टेम्परेचर एंड मटेरियल। उसके अंदर हमें कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों टर्म्स जो हैं वो लॉजिकल वे में आते हैं। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी वायर को गर्म कर रहे हैं या किसी भी कंडक्टर को अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वी नो जो एटम्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, वो बहुत फास्ट फास्ट मूव करेंगे। जब वो फास्ट फास्ट मूव करेंगे तो सीधी सी बात है रुकावटें भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि वो आराम से रोक सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक फैक्टर रहता है टेम्परेचर जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। अगेन मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, इसके लिए मैं इसमें आपको डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन का थ्योरी नहीं दे सकती, नहीं देने वाली हूँ इवन दो। एंड दूसरा आता है यहाँ पर हमारा जो था दैट इज मटेरियल। अब मटेरियल जैसे मैंने कहा आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनका मटेरियल भी अलग होता है। डिपेंड करता है कि हर एक मेटल में, हर एक मैटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो एज पर द डिपेंडेंसी ऑफ द एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, द साइज ऑफ द एटम्स, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर भी। सो दैट्स वाई ये दोनों फैक्टर जो है वो हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू बता देते हैं, इसको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास चारों फैक्टर्स जो थे वो क्लियर हो गए। लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, टेम्परेचर ऑफ द वायर एंड मटेरियल ऑफ द वायर। ओके, अब ये जो रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक है हम इसको देखेंगे इन डिटेल में कि क्या है इसका मतलब और डिफरेंस क्या है रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी वो टर्म होता है जो हम लोग हर एक मटेरियल के लिए बोलते हैं। बेसिकली बच्चे जो है वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बेटा, रेजिस्टेंस इसका मतलब कि हर एक कंडक्टर जो है या हर एक
मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है। इन शॉर्ट, ओके, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को अपोज करने की जो कैपेसिटी है उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये कैपेसिटी सब में है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, प्लास्टिक, सब में है। नाउ रेजिस्टिविटी मतलब क्या? रेजिस्टिविटी बेसिकली डिपेंड ऑन द मटेरियल। कॉपर में शायद रेजिस्टिविटी कम है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अच्छे से कर रहे हैं। ओके, एल्यूमिनियम में थोड़ी सी ज्यादा है तो उसमें उतना करंट फ्लो नहीं होता है। प्लास्टिक में बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसके लिए नहीं होता है बिल्कुल भी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या तो फिर सिंपल रेजिस्टिविटी नथिंग बट द प्रॉपर्टी of a specific material to oppose the current that is known as resistivity. I hope आप मेरी बात को समझ चुके हो। देखिए 10th तो सब बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जो रोकने का काम है वो सब मटेरियल कर रहा है। अब जिसमें कैपेसिटी ज्यादा है, ओके, तो वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुआ। 10th में कुछ बच्चे जो है वो 90 क्रॉस करते हैं, कुछ बच्चे 70, तो हर एक की कैपेसिटी अलग है हर एक बच्चे की। तो इसके हिसाब से हर एक मटेरियल की कैपेसिटी जो है वो अलग है, और उस स्पेसिफिक मटेरियल की जो भी कैपेसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। यहाँ पर जो हमने पहले फॉर्मूला देख लिया, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ओके, ये रो इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एसआई यूनिट वगैरह देखने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रो को अकेला कर लेंगे। अकेला करने का मतलब ये है कि ये जो भी टर्म्स हैं उसको हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो R इंटू ए अपॉन एल इक्वल्स टू रो। ओके, अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं तो देखिए R इज रेजिस्टेंस, उसका होता है ओम, ओमेगा। एरिया, एरिया हम हमेशा मीटर स्क्वायर में लेते हैं, मीटर स्क्वायर। लेंथ हमेशा हम लोग मीटर में लेते हैं, मीटर। तो देखिए मीटर और मीटर स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो रो क्या आया, ओमेगा इनटू मीटर। जी हाँ, ये हो गई उसकी एसआई यूनिट। सो द एसआई यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी इज ओमेगा इनटू मीटर। दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस। आई होप आपको डिफरेंस जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा कि क्या है रेजिस्टेंस और क्या है रेजिस्टिविटी। आप प्लीज अच्छे से देखिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, डू आस्क मी, आई एम हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, hasta la vista, do study।